चलिए एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लास 7 हम लोगों का हो चुका है, अब मूव करते क्लास नंबर 8 की तरफ और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा यह क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 71 होने वाला है, क्योंकि 7 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है आई एम द यंगर इन द फैमिली। I am the younger in the family। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। जब कहा गया है आई एम द यंगर इन द फैमिली, यानी कि यहां जो आई पर्सन है यह अपनी फैमिली की जब बात करता है तो उस फैमिली मेंबर में क्या करता है, अपने आप को यंगर दिखाने का काम कर रहा है। कहने का सेंस है कि फैमिली में जितने मेंबर हैं उस मेंबर में मैं जो हूं क्या हो रहा हूं, सेलेक्ट हुआ हूं। सेलेक्ट होने का मैं यंगेस्ट हूं, मैं सबसे छोटा हूं। अपनी फैमिली में मैं सबसे छोटा हूं, यानी यहां पर हम लोग सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। और जब हम लोग सिलेक्शन का काम करते हैं तो सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सिलेक्शन जब कंपेयर करने की बात होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री, लेकिन जब बात सिलेक्शन की हो और यहां कहा गया है कि आई एम इन द फैमिली, ये मतलब मेरे परिवार में क्या हूं, यंगर नहीं, मैं यंगेस्ट हूं, यानी कि सबसे छोटा हूं। यानी वो अपने आप को सिलेक्ट करने का काम करवा रहा है। तो यहां पर जो यंगर कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया गया यह बिल्कुल गलत है। यहां पर होना चाहिए आई एम द यंगेस्ट, आई एम the youngest in the family, I am the youngest in the family, not I am the younger in the family। क्लिक। और यह भी ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है योर एसेंट। अच्छा, एक आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है, तब हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। सबसे पहले बताइए एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस क्या है, इस बात को चलिए देखते हैं। एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो एल्डर का यूज आप करते हैं, ध्यान रखिएगा, इन द फैमिली के सेंस में। इन द फैमिली मतलब एल्डर जो बड़ा यूज किया जाता है, हिंदी में से हम लोग बड़ा कहते हैं किसी कंपेरिजन में, एज में बड़ा जो कहा जाता है। तो एल्डर का यूज हम लोग करते हैं एक ही फैमिली में, एक ही फैमिली के लोगों का, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ओके, तो उसमें हम लोग एल्डर का यूज करते हैं। लेकिन ओल्डर का यूज हम लोग करते हैं पर्सन के लिए, कोई भी सोसाइटी में, फ्रेंड में, उसके लिए यूज करते हैं। और ओल्डर का यूज थिंग के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। एल्डर का यूज फैमिली के सेंस में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओल्डर का यूज किसी भी पर्सन के सेंस में लिया जा सकता है या किसी थिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और एक इससे भी ज्यादा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, एल्डर के साथ हम लोग हमेशा प्रिपरेशन टू का यूज करते हैं। एल्डर के साथ प्रिपरेशन किसका यूज करते हैं, टू के साथ। जबकि ओल्डर या जब इसका कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, इसके साथ हम लोग देन का यूज करते हैं। तो एल्डर का जो कह सकते हैं जोड़ी है, ओके, वह टू के साथ कंबाइन होता है। और ओल्डर का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, देन के साथ करते हैं। जैसे कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सुरेश इज एल्डर टू मोहित। सुरेश इज एल्डर टू मोहित। यहां अगर आप एल्डर के साथ देन का यूज करते हैं तो वो एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत होगा। अब यहां पे जब कहा गया सुरेश इज एल्डर टू मोहित, तो कहने का सेंस से ध्यान रखिएगा, सुरेश और मोहित ये इन द फैमिली हैं, यानी कि एक ही फैमिली के ये मेंबर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एल्डर का यूज आप तब करते हैं जब आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप कहीं फ्रेंड में या किसी अलग सोसाइटी की बात करते हैं तो ऐसे में यूज करते हैं सुरेश इज ओल्डर, एज की बात की जा रही है, सुरेश इज ओल्डर, और तब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, देन। तो सुरेश इज ओल्डर देन मोहित। तो ऐसा कहा जाएगा कि सुरेश और मोहित एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हैं, दे आर फ्रेंड्स, ना कि इन द फैमिली का यूज करते हैं। तो एल्डर का यूज फैमिली के लिए, ओल्डर का यूज
अदर मेंबर के लिए किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मतलब आउट ऑफ फैमिली के लिए यूज करते हैं। और एल्डर के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू और ओल्डर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। यह बेसिक डिफरेंस इसको समझना है, ध्यान रखेगा। तो ये तो हम समझ गए कि आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, और इसको याद रखिएगा कि एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि योर एसेंट इज वर्स्ट देन माइन। योर एसेंट is worst than mine. Your accent is worst than mine. अब ये वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब बात यही रही कि सुपरलेटिव डिग्री, तो देन का यूज हमेशा हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के साथ करते हैं। देन का यूज किसके साथ करते हैं, हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री, यानी कॉम्परेटिव डिग्री आपको के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर गलती हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन समझना है करें क्या, ध्यान रखेगा। तो योर एसेंट मतलब आपकी जो एसेंट है इज वर्स्ट देन माइन, यानी मेरी एसेंट के कंपैरिजन में आपका एसेंट तो का और बुरा हालत है। ओके, जैसे हम लोग ABOUT क्या पढ़ते हैं, अबाउट, वास्तव में उनका उसका प्रोनाउंसिएशन क्या, अबाउट। इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट। तो ये एसेंट की बात होती है। तो योर एसेंट इज वर्स्ट देन माइन। अब यहां पे समझना है कि यह देन का यूज हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो इसमें जरा डिग्री देख लेते हैं, बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स और वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और यहां पर यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज। तो यहां पर हमें वर्स्ट का यूज ना करके हमें यूज करना है वर्स। तो योर एसेंट इज वर्स देन माइन का सेंस क्रिएट होता है। क्वेश्चन में मूव करते हैं 3 में, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है दिस वन इज वर्स्ट देन दैट वन। दिस वन इज वर्स्ट देन दैट वन। चलिए आंसर तो सेम एज वही उसी तरह से आ जाएगा, ध्यान रखेगा। दिस वन का कंपैरिजन दैट वन से किया जा रहा है, तो दो के बीच कंपैरिजन यूज किया जा रहा है, तो हमें कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ वर्स्ट को कैंसिल करके हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्स्ट। तो दिस वन इज वर्स देन दैट वन। लेकिन इसके अलावे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर क्या आप समझ रहे हैं कि दिस वन और दैट वन में क्या कहा जा रहा है? यहां पर जो लिखा हुआ है दिस वन और दैट वन, इस दोनों में आप क्या समझ रहे हैं कि दिस वन इज वर्स देन दैट वन। ये वन का यूज किस प्रकार से हुआ है, इस स्टेटमेंट में वन का यूज किस प्रकार से हुआ है, या क्या आप इस वन के यूज को समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? या अबाउट वन, इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट वन। अब कहने का सेंस इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसे सेंटेंस को बनाने में हो सकता है कि आपको भी ऐसा सेंटेंस बनाना पड़े। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ध्यान रखिएगा कि राइटिंग पे ध्यान दें, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, इस सब पे ध्यान दें, इस पे सब ज्यादा ध्यान देना। अब ये तो ठीक है, दिस वन इज वर्स देन दैट वन, ये हमने एरर तो पता कर लिया। क्या ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं? यह जो सेंटेंस है, क्या ऐसा सेंटेंस आप लिख सकते हैं? दिस वन इज वर्स देन दैट वन, ऐसा लिख सकते हैं आप इक्वी स्टेटमेंट? एरर तो पता चल गया, लिख सकते हो इक्वी स्टेटमेंट? जिस प्रकार की सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, क्या वैसा सेंटेंस आप बना सकते हैं? पता कीजिए, सोच के देखिए, क्या बना सकते हैं? मोस्टली नहीं बना सकते हैं, मोस्टली, रेयर मतलब रेयर ही कोई होगा जो सेंटेंस बना सकता है, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुतों को प्रॉब्लम है। 100 या 120 या 250 वर्ड्स के टॉपिक लिखने में बहुतों का हाथ कांप जाता है। एरर बता सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो ये सब जो मिस्टेक हो रही है, या जो आप इसकी एक प्रकार का ये फियर हम लोगों के सामने कहां से आता है? फियर यहीं से आ रहा है। फियर हम लोग सिर्फ आंसर क्लिक करें, क्लिक क्लिक क्लिक, राइटिंग नहीं, रीडिंग नहीं, लिसनिंग नहीं, तो ये आपकी कमजोरी रहेगी ही। और जो सिलेक्शन ले रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखेगा, या जो अपने आप को उस लेवल तक इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये सारे काम करते हैं। उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है, या सिचुएशन उन्हें यह बात सिखा देती है। तो आप भी काम करें, ध्यान रखिएगा, आंसर पे क्लिक ना करके राइटिंग, लिसनिंग, प्रैक्टिस सब पे काम कीजिए। टाइम दीजिए अपने आप को, ये नहीं कि तुरंत हो जाए, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, आराम से
1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, लेकिन अपने आप को तैयार कीजिए। तो बात आती है, ध्यान रखिए कैसे बताया जा सकता है कि दिस वन दैट वन। अब मैंने कहा दिस पेन इज कॉस्टली, दिस पेन इज कॉस्टली, फुल स्टॉप। और फिर मैं कहता हूं दैट पेन इज ऑल्सो कॉस्टली, दिस पेन इज ऑल्सो कॉस्टली। अब यह पेन कॉस्टली है और वह पेन भी कॉस्टली है। अब इस दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर कॉस्टली है तो कौन अच्छा है और कौन, मतलब कह सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा यूज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब आगे स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, पहले तो आया दिस पेन इज कॉस्टली, फिर मैं लिखता हूँ दैट पेन इज कॉस्टली, लेकिन इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊं तब मैं कहूँगा दिस वन, यानी कि अब यह पेन को ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूँगा दिस वन। तो इस पेन को रिमूव करने के लिए, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या आया है, वन, कि दिस वन इज वर्स देन दैट वन, दिस वन इज वर्स देन दैट वन, यानी यह वाला जो कलम है यह उस वाले कलम से ज़्यादा वर्स है। तो यहाँ पर वन जो है वो आया है, क्या चीज़ ध्यान रखेगा, उस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। इसका हिंदी होता है यह वाला वह वाला, तो दिस वन इज वर्स देन दैट वन। बात समझे? तो एरर को फाइंड करें, लेकिन साथ साथ इस पे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच इज द बेटर ऑफ द 3 मेथड्स, विच इज द बेटर, विच इज द बेटर ऑफ द 3 मेथड्स, 3 मेथड। अब समझते हैं विच इज द बेटर ऑफ द 3 मेथड्स। तो यहाँ पे टोटल कितना मेथड है, 3 मेथड्स की बात की जाती है। अब जब हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जो यहाँ पर यूज किया गया है, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम लोग करते हैं 2 के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं 2 के लिए, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, 3 की। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो 3 मेथड्स हैं इसमें से कौन सबसे अच्छा है। यहाँ 2 के बीच कंपैरिजन नहीं हो रहा, हमें इस 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। और जब सिलेक्शन का यूज किया जाता है तो वैसे से, और खासकर जब 2 से ज़्यादा हो, 3 है, 4 है, 5 है, और उसमें से जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं, उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बात को समझ रहे हो? 2 का यूज कॉम्परेटिव डिग्री के सेंस में, ओके। लेकिन जब आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 है, 6 हो, तो वैसे सेंस में उससे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, उसमें से सिलेक्शन के लिए या पिकअप करने के लिए उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो बात वही रही, यहाँ पर द बेटर का यूज करना बिल्कुल गलत है। आपका स्टेटमेंट होना चाहिए द बेस्ट, विच इज द बेस्ट ऑफ द 3 मेथड्स, विच इज द बेस्ट ऑफ द 3 मेथड्स। लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा अरेंज करने के लिए, वर्ड का अरेंजमेंट, ये तो ठीक है, मैंने कह दिया एरर यहां पर है कि विच इज द बेस्ट ऑफ द 3 मेथड्स, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा सेंटेंस बेहतर बनाने के लिए, ये जो ऑफ द 3 मेथड्स है ना, इसको विच के साथ रखें, विच ऑफ द 3 मेथड्स, विच ऑफ द 3 मेथड्स इज द बेस्ट, Which of the 3 methods is the best। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। एरर फाइंड करने के लिए तो मैंने बता दिया, ध्यान रखेगा, यह सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बेटर जगह बेस्ट होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा वर्ड का अरेंजमेंट ठीक रहता है, ओके। जैसे कहा तो विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ द पेन्स, इन सब में से कौन सा तुम्हें पसंद है, इन सब में से कौन सा महंगा है, ओके। विच ऑफ दीज वंस इज कॉस्टली, इस प्रकार के सेंस में यूज करते हैं। क्वेश्चन में मूव करते हैं 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द वेदर इज वार्मर एज लास्ट वीक, द वेदर इज वार्मर एज लास्ट वीक। अब यहां पर इस स्टेटमेंट में क्या एक्सप्रेशन को लागू किया गया है, तो स्टेटमेंट में समझ लेते हैं कि यहां कहा गया द वेदर इज, ये जो वेदर है ना, इज वार्मर, कॉम्परेटिव डिग्री, इज वार्मर एज लास्ट वीक। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये आया, ध्यान रखिए, वार्मर के साथ एज तो आएगा नहीं, कन्फर्म है, वार्मर के साथ एज का यूज नहीं किया जा सकता है। कि जो वेदर अभी है ना, द वेदर इज वार्मर लास्ट वीक,
यानी कि ये जो वेदर अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, जो वेदर अभी प्रेजेंट में है, पिछले वीक के वेदर के कंपैरिजन में क्या है, वार्मर है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आज का जो वेदर है इसको लास्ट वीक वाले वेदर से कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं इस स्टेटमेंट को करना क्या है। द वेदर इज वार्मर देन, द वेदर इज वार्मर देन। अब इस वेदर का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि वास्तव में यहां किया जा रहा है कि इस वेदर का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो लास्ट वीक से क्या आप कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या आप ऐसा लिखिएगा कि दिस द वेदर इज वार्मर देन लास्ट वीक, द वेदर इज वार्मर देन लास्ट वीक। क्या वेदर का कंपैरिजन आप पिछले वीक से कर रहे हैं क्या? अगर आप इस प्रकार का एक्सप्रेशन देते हैं कि द वेदर इज वार्मर देन लास्ट वीक, इसका सेंस आएगा कि आप वेदर का कंपैरिजन लास्ट वीक से कर रहे हैं। ये कौन सा सेंस हुआ? वेदर का कंपैरिजन क्या कभी लास्ट वीक से किया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। वेदर का कंपैरिजन वेदर से करोगे, कंपैरिजन तो बराबर वालों के साथ होता है। बॉय का कंपैरिजन बॉय से, गर्ल का कंपैरिजन गर्ल से, वो क्वालिटी आपको देखना पड़ेगा, वो क्वालिटी दोनों में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से के सेंस में लिया जाता है। तो यहां पर वेदर का कंपैरिजन लास्ट वीक नहीं, इस लास्ट वीक के वेदर से किया जा रहा है। यानी यहां जो वेदर है प्रेजेंट टाइम में, ध्यान रखिएगा, इसका लास्ट वीक के वेदर से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को भी हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? द वेदर इज वार्मर देन द वेदर ऑफ लास्ट वीक। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। द वेदर इज वार्मर देन द वेदर ऑफ लास्ट वीक, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। लेकिन फिर एक एरर आ गया। आप कह सकते हैं कि सर यहां पे वेदर रिपीट हो रहा है, वेदर रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था, जब इस प्रकार के कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन करते हैं और ये रिपीटेशन का एक्सप्रेशन अगर आपके सामने आ जाता है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डैट का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं? दोज का। तो कंप्लीट स्टेटमेंट जो यह एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, यह स्टेटमेंट वो बनता है द वेदर इज वार्मर देन दैट ऑफ लास्ट वीक, द वेदर इज वार्मर देन दैट ऑफ लास्ट वीक। इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो फिर से समझ लीजिएगा, और कोई यदि लगे कि नहीं इसको दोबारा यदि समझने की जरूरत है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, और ज़्यादा डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन आपके पास दोबारा डिटेल में आपके पास आ सके। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, उसको आप समझ लीजिएगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इस मतलब कॉन्सेप्ट को मैंने नाउन की प्रैक्टिस क्लास नंबर 15 और 16 में मैंने शायद करवाया है, तो वहाँ पे जाके समझ लीजिएगा, वरना आप फाइंड करें। अगर आपने पिछली क्लास ली होगी नाउन की, तो आपको पता होगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया रेखा इज टॉलर फ्रॉम हर सिस्टर। रेखा इज टॉलर फ्रॉम हर सिस्टर। रेखा इज टॉलर फ्रॉम हर सिस्टर। अब इस एक्सप्रेशन को समझे। टॉलर कॉम्परेटिव डिग्री, या कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग फ्रॉम नहीं, किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहा। इतना क्वेश्चन सब तो हम लोग कर ही चुके हैं कि ये एरर पता हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहा गया माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी। माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर, माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी। चलिए देखिए, माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी। अब यहां पे आप बताइए क्या एरर है। माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी का सेंस यहां लिया गया, क्या हो एरर? माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी। क्या होना चाहिए, क्या करें? माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी। सोचिए। चलिए मैं आंसर बता देता हूं क्या होगा। तो इसमें 2 एरर नजर आ रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे।
कि जब भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसके साथ हम लोग एक एडवर्ब यूज करते हैं वेरी का। जैसे कहा जाता है ना वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लेवर, यही नहीं यूज करते हैं। तो वेरी का मतलब जो कनेक्शन है या कह सकते हैं जो कह सकते एग्रीमेंट है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ है। लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री जब हम लोगों के सामने आते हैं, जैसे गुड का बेटर होगा, ओके, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, क्लेवर का क्लेवरर जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग मच एडवर्ब का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी एडवर्ब का यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ मच एडवर्ब का यूज करते हैं, यानी इन सब के पहले क्या क्या एक्सप्रेशन आएगा, मच वर्ड आएगा। तो सबसे पहला एरर तो यहां पर यह आया कि माय बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर। तो ओल्डर तो ठीक है, लेकिन यहां वेरी ये बिल्कुल गलत है। चलिए स्टेटमेंट को सही करते हैं। माय बॉयफ्रेंड इज मच ओल्डर, इज मच ओल्डर, माई बॉयफ्रेंड इज मच ओल्डर देन। अब यहां पर यूज किया गया है मी। अब इसको समझते हैं। जब भी हम लोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरिजन यूज करते हैं, तो कंपैरिजन जब भी यूज करते हैं तो अगर यहां पर आपका सब्जेक्ट है तो आगे भी क्या दिखना चाहिए, सब्जेक्ट। यानी कंपैरिजन ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बीच होगी, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होगी। क्योंकि कंपैरिजन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक पॉइंट ये कि कंपैरिजन हमेशा आपको लाइक टर्म्स में करना है, यानी कि बराबर इक्वल मतलब डिवीजन में करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं कि आप कोई और यूज कर रहे हैं, यहाँ कोई और यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब आप समझिए यहाँ इज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, माय बॉयफ्रेंड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो मी ऑब्जेक्ट है। माय बॉयफ्रेंड आप सब्जेक्ट पुट कर रहे हैं और मी आप ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं। क्या यह कंपैरिजन सही है? बिल्कुल यह कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, कंप्लीट क्वाइट रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट रॉन्ग इसे मैं कह सकता हूं। तो करें क्या, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट अपना वर्ब लिए हुए हैं, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। माई बॉयफ्रेंड इज मच ओल्डर देन आई। क्लियर? अब एक बात और समझिए, यहां पर जो सब्जेक्ट यूज किया गया इसका एक वर्ब दिया गया है इज। यहां पर जो सब्जेक्ट है इसका एक वर्ब क्या दिया गया है, इज। तो यहां पर जब इस सब्जेक्ट का वर्ब है तो इस सब्जेक्ट का भी वर्ब चाहिए, तो यहां पर यूज करते हैं एम। तो एक्सप्रेशन बनता है माई बॉयफ्रेंड इज मच ओल्डर देन आई एम, माई बॉयफ्रेंड इज मच ओल्डर देन आई एम। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, इसी प्रकार का एक्सप्रेशन यूज होना चाहिए। वास्तव में ग्रामर यही है, इस बात को समझें। तो एक्सप्रेशन ये रहा कि कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हम लोग अक्सर ध्यान रखेगा कि जब स्पोकन के सेंस में आते हैं या नहीं ज़्यादा जानकारी रहती है, ध्यान रखेगा उतना ज़्यादा ग्रामर का डीप नॉलेज नहीं है, ध्यान रखेगा डेप्थ नहीं है, तो ऐसे में हम लोग मी यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर तो वो नहीं जानेगा। ग्रामर तो फॉर्मल टंग में यूज करेगा और वो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट नजर आएगा। तो इस बात को समझना होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यू आर फार मच टॉलरेंट देन आई एम। हाँ ये देखिए ठीक है, यू आर, 1 मिनट में इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर फार much tolerant, TOLERANT, you are far much tolerant than I am। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही, यू आर सब्जेक्ट और कंपैरिजन देन आई एम बिल्कुल सही। इसमें एरर क्या है, यह एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही है, यू आर फार मच टॉलरेंट देन आई एम, क्या होना चाहिए समझाइए, फार मच टॉलरेंट देन आई एम, इस एक्सप्रेशन को समझाइए। चलिए तो इसमें एडजेक्टिव देखते हैं, टॉलरेंट एडजेक्टिव है, ओके। इस एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री TOLERANT, टॉलरेंट, इसका कॉम्परेटिव डिग्री है मोर टॉलरेंट, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट टॉलरेंट करके यूज किया जाएगा।
तो इसके पहले सबसे पहले तो मच का यूज करना बिल्कुल गलत है, क्या होना चाहिए, मोर टॉलरेंट। तो स्टेटमेंट बनता है यू आर फार मोर टॉलरेंट देन आई एम। ओके, टॉलरेंट का कॉम्परेटिव फॉर्म यहां पर होता है मोर टॉलरेंट, और कंपेरिजन तो हो ही रहा है दो पर्सन के बीच, यू और आई के बीच। यू आर फार मोर टॉलरेंट देन आई एम। क्वेश्चन में मूव करते हैं 9 में। क्या गया, दिस इज अ मोर सेफर प्लेस। ओके, दिस इज अ मोर सेफर प्लेस। अब बात करते हैं सेफ, SAFE सेफ, यह पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव सेफर, सुपरलेटिव डिग्री सेफेस्ट, यह सुपरलेटिव डिग्री है। अब आप यह बताइए, यह जो कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या इसके पहले आप मोर का यूज कर सकते हैं? मोर का यूज जैसे ब्यूटीफुल है, यह पॉजिटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं किया जा सकता, इसके लास्ट में आप ER नहीं लगा सकते, वो एक्सप्रेशन ही, प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं आता है। तो इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मतलब इसको राइट करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और फिर एक्सप्रेशन आता है मोस्ट ब्यूटीफुल करके ये एक्सप्रेशन आता है। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है। तो मोर का यूज किया जाता है इस पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए, लेकिन सेफर ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है। तो जो ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री हो चुका है उसको अब आप कितना ज़्यादा कॉम्परेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये भी कॉम्परेटिव और ये भी कॉम्परेटिव बना रहा है, तो कभी भी आप डबल कॉम्परेटिव डिग्री, डबल कॉम्परेटिव, या आप कह सकते हैं डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं, डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है। जैसे कहा जाएगा टॉलर, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, तो क्या इसे आपको पहले मोर लगाना पड़ेगा? बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से होगा टॉलेस्ट, क्या इसे पहले आप मोस्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टॉलेस्ट पहले से सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो ऑलरेडी अपने आप को वैसे कैटेगरी में बना चुका है उसके पहले आपको एक्स्ट्रा वर्ड नहीं ऐड करना चाहिए कभी भी, वो एक सुपरफ्लुअस की कैटेगरी बन जाती है। ओके, हम नहीं कहते जरूरत से ज्यादा, तो सुपरफ्लुअस की कैटेगरी बनती है, जो कि आपका एरर बनेगा। बात समझे? चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं 10 में। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द मोस्ट बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock। द मोस्ट बिजिएस्ट आवर, द मोस्ट बिजिएस्ट आवर। अब आप ये बताइए, ये बिजिएस्ट, बिजी, कॉम्परेटिव फॉर्म बिजियर और सुपरलेटिव फॉर्म बिजिएस्ट। तो यह सुपरलेटिव तो अपने आप में है, ये बिजिएस्ट जो है ये इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री है। जो ये जब ये इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या इसे पहले ये मोस्ट का एक्सप्रेशन सही है? बिल्कुल नहीं है। तो स्टेटमेंट बनता है द बिजिएस्ट आवर, द बिजिएस्ट आवर, बिजिएस्ट इज itself a superlative degree, that is why we cannot use most before busiest, it will become superfluous expression। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सप्रेशन बनता है द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock, द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock का सेंस होगा। क्लियर? तो ये हम लोगों की एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 8 में समाप्त हुई। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और इस बात को याद रखें, क्वेश्चंस को लिखिए, कभी भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप बिगिनर एज में हैं या इनिशियल स्टेज में आप शुरुआत करें तब तो कीजिए। हाँ, जब आपने उतना प्रैक्टिस कर लिया है बहुत ज़्यादा, अब आपको सिर्फ आंसर क्लिक करना है, जिसे हम लोग मॉक टेस्ट कहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, टिक लगाइए। लेकिन इनिशियल स्टेज में है, आपके डाउट उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हुए हैं, आपको भी सही से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहे हैं, तब आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी। जब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टिक 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 मारते जाइए। लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक राइटिंग लिसनिंग प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए। समझे? चलिए मिलते हैं एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 में।